Hello friends and dear students, today we will discuss the aromaticity and the reactivity order for the pyrrole, thiophene and pherones. Pyrrole, thiophene और pherones जो है वो 5 membered aromatic heterocyclic ring कहलाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखिए तो 5 मेंबर हैं। एक ये है, एक 2 3 4 और 5। इन 5 मेंबर्स में से 4 तो कार्बन है, बट एक जो है वो चेंज होकर के कोई हेटेरो एटम लगा हुआ है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, जो कि अलग है कार्बन से। इसीलिए इसको हम कहते हैं 5 मेंबर्ड, क्योंकि 5 मेंबर है। हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि एक हेट्रो एटम लगा हुआ है, और साइक्लिक क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर इनके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो हम बता सकते हैं कि इनकी जो एरोमेटिसिटी होगी उसका क्या ऑर्डर होगा, मतलब इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा एरोमेटिक होगा, कौन सा कम होगा। दूसरा, इनकी रिएक्टिविटी भी समझ सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा। तो इसके लिए आइए शुरू करते हैं। अगर ध्यान दें तो इन सभी कार्बन्स पर और ये जो हेट्रो एटम लगे हैं, चाहे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, तीनों में से कोई भी एक, ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रखते हैं अपने पास, और सबके पास एक एक जो है वो p ऑर्बिटल्स हैं। इन p ऑर्बिटल्स की वजह से जस्ट लाइक बेंजीन के स्ट्रक्चर में, जहां पर सभी एटम्स के पास एक p ऑर्बिटल्स थे और सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे, जिसकी वजह से एक लार्जर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन से वो ट्रांसफर हो सकते हैं इन सभी एटम्स के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर रेजोनेंस जैसी चीज़ या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर्स को देखें जो कि एक कॉमन स्ट्रक्चर है, तो दीज आर द प्लानर वन, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो ये एक प्लेन में होगा, यानी ये सब कुछ एक प्लेन में, बस केवल p ऑर्बिटल जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे। अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब आप कहेंगे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे उपलब्ध हैं? तो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो 5 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। कैसे? क्योंकि जो ईच कार्बन एटम्स हैं उन सभी के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, आप देखिए इन सभी के पास एक 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 चारों कार्बन्स पे, इन तीनों एटम्स में, सॉरी तीनों मॉलिक्यूल्स में आप देखिए तो एक एक पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर जो हेट्रो एटम है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इनके p ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और इस 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें से कार्बन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो हमारा हेट्रो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर आप एक सिंपल सी कोई चीज़ पूछ ले कि क्या ये एरोमेटिक है, ये कैसे सिफ्ट करेंगे, तो पहली चीज़ कि ये प्लेनर है, दूसरी चीज़ सबके पास p ऑर्बिटल्स हैं। 3 ही रूल है एरोमेटिसिटी के, प्लेनर होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वो भी हैं यहाँ पर, और जो हकेल रूल है यानी कि 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। जैसे 4n+2 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। वैल्यू अगर आप इसको सॉल्व करिए तो n इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो जब 1 आ जाएगा तो हियर n इज इक्वल टू 1, और हैकेल रूल क्या कहता है कि n अगर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 के नंबर्स में आता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। इसका मतलब कि दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज जो प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी बात की, इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ की और बात कर लेते हैं। ये जो जितने भी हेट्रो एटम्स अवेलेबल हैं, चाहे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर, दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन द कार्बन। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ क्या करेगा? ज़्यादा खींचेगा, जो कि हमें एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी को समझने में मदद करेगी। दूसरी चीज़, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 अवेलेबल हैं, इनकी वजह से मिजोमेरिक इफेक्ट भी होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं इस रिंग सिस्टम में, जिसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस आएगी। तो ये 2 इफेक्ट भी इन हेट्रो एटम्स की वजह से यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी मैंने अभी बात की, ये सब हमारे कंपाउंड की
चाहे वो फ्यूरॉन हो, चाहे वो पायरोल हो, चाहे वो थायोफिन हो, सबकी एरोमेटिसिटी को क्या करती है, बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। और अगर इनके स्ट्रक्चर को हम लोग वैलेंस बॉन्ड डिस्क्रिप्शन के द्वारा देखें और उनको कंसिडर करें, जैसे कि हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को देखा था, तो ये सारे के सारे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे बनेंगे आइए देखें। अगर ये जो मैंने कहा कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ट्रांसफर हो रिंग सिस्टम में, ठीक है, इनको रिंग सिस्टम में अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या होगा कि अगर ये ट्रांसफर होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो इसी तरीके से आप इसको कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स लिखा हमने और यहाँ पे अब क्या आ गया, डबल बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और जो बॉन्ड जैसे था वैसे के वैसे रहने दीजिए। ये क्या बना, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जब ये चार्ज वापस से ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, इन दोनों कार्बन के बीच में, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो फिर से बना लीजिए एक अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, जहाँ पर ये एक्स है यहाँ पे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये बॉन्ड अब शिफ्ट हो गया कहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड के रूप में, और ये बॉन्ड टूटा था तो यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। वापस से फिर से ये अगर यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा, तोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बेंजीन पढ़ते समय देखा था, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मैंने बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो पहले ही वीडियो बना करके डाल रखा है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से ही था और ये वाला बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। नाउ दिस निगेटिव चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड इनटू दिस, दोनों के बीच में पाई का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो ये आ गया फिर से एक बार, ये हो गया, सॉरी एक्स, और यहाँ पर क्या था, अभी डबल बॉन्ड था जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज था, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये टूटा तो इसके ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। तो अगर वापस से इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पे बन सकते हैं, और इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बनने की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो भी हमारा जो भी एटम्स हैं, चाहे वो फ्यूरॉन हो, पायरोल हो या थायोफिन हो, वो सारे के सारे रेजोनेशन जो है इस तरीके से रेजोनेंस जो है वो दिखा रहे होते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात जैसे मैंने ऊपर भी कहा तो वैसे फिर से करें तो यहाँ पर इन सभी कार्बन्स के पास जो पी बॉन्ड सॉरी ऑर्बिटल है उन सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक, और इनके पास दो दो हैं, और ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये पी ऑर्बिटल्स जो है आप साथ में देख रहे हैं कि एक लार्जर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो है फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है सभी एटम्स के पास। और जो मैंने एक चीज़ कही, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। तो दोनों इफेक्ट जो है वो यहाँ पर शो होंगे। अब अगर हम बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन एटम्स की वो क्या होगी। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.04, ऑक्सीजन की होती है 3.44 और सल्फर की होती है 2.58। तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप बनाओगे तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन उसके बाद और सल्फर उसके बाद। अब इतनी सारी जानकारी अगर आपके पास है तो अब आप इसकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर और रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी ऑर्डर के बारे में। तो जो ये एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द हेट्रोसाइक्लिक एटम्स, ठीक है, जो हेट्रोसाइक्लिक एटम्स या हेट्रो एटम्स हैं, फॉर द साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। यानी यहाँ पर जो भी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये डीलोकलाइजेशन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये व्यक्ति अपने पैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स ना दें, अपने इलेक्ट्रॉन्स ये ना दें तो ये डीलोकलाइजेशन अपने आप बंद हो जाएगा। अगर डीलोकलाइजेशन बंद होगा तो एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, जो कि डिपेंड होती है किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रही है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका मतलब स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बांध करके सबसे ज़्यादा रखेगा भी,
है ना, ये नहीं चाहेगा कि हम इस अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने दें, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में जब स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फॉर लोन फॉर इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द साइक्लिक डिलोक्लाइजेशन है। इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को साइक्लिक डिलोक्लाइजेशन के लिए जाने नहीं देना चाह रहा। इसलिए एरोमेसिटी का अगर हम एक ऑर्डर बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं, या एक जनरल बात कह सकते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेटेरो एटम्स। सो जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है और उसकी कम है किससे, सल्फर की सबसे कम है, उसके बाद नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा और ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा। उसी हिसाब से अगर हम लोग ऊपर वाली सभी बातों को ध्यान दें तो सल्फर जो है वो तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से जो है वो डिलोक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होगा। उससे कम एरोमेटिसिटी जो है वो पायरोल की होगी और सबसे कम एरोमेटिसिटी जो होगी वो फिरॉन की होगी, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी जो है वो छोड़ नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए जो थायोफीन है, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसीलिए वो मोर एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है देन द पायरोल। और जो फ्यूरॉन है, जो जहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से फ्यूरॉन जो है वो लीस्ट एरोमेटिसिटी जो है वो शो करेगा। तो दिस इज द ऑर्डर फॉर द एरोमेटिसिटी, आप समझ गए होंगे। आइए अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो जो भी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो बिल्कुल बेंजीन जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। और ये कैसे होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे इन कार्बन और हेटेरो एटम्स के बीच में, जिस वजह से ये बॉन्ड टूटेगा और इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। एंड द नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो इस कार्बन पे लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, लीव होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, और आपको क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरीके की रिएक्शन जो बेंजीन में होती थी, सेम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमारी इन 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम में भी होंगे। अगर आप बात करें कि ये जो है किस प्रकार से होता है, तो हम लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन में, जब नाइट्रोजन के पास कोई, मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उस समय क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है अपना जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांसफर करेगा कहाँ, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से इन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हम ले आते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन और इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज, अब प्लस चार्ज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे जब भी ये बनाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है पहले से ही, ठीक है। इस हाइड्रोजन को आप लोग भूलेंगे नहीं कि पैरोल में हाइड्रोजन भी है, और इस वजह से जब ये ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड था पहले से ही, तो ये क्या करेगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये ट्रांसफर होंगे कहाँ पे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पे, इस कार्बन पे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये डीलोकलाइजेशन है, दैट इज नोन एज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये टूट गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पहले से ही डबल बॉन्ड अवेलेबल था। सेम चीज़ फिर से होगी, ये जो नेगेटिव चार्ज है आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज फिर ट्रांसफर होगा कहाँ पे, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड हमने बनाया था ये टूटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, फिर से एक बार नेगेटिव चार्ज। तो फिर से बना डालिए इसको, यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, अब यहाँ पे फिर से आ गया डबल बॉन्ड, अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ट्रांसफर यहाँ हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये तो पहले से ही अवेलेबल था। फिर से ये चीज़ होगी, ये ट्रांसफर करेगा इन दोनों कार्बन के बीच में और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कर दीजिए, फिर से एक बार नाइट्रोजन, यहाँ पे प्लस चार्ज है और ये वाला ट्रांसफर हो गया है तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो चार्ज का डीलोकलाइजेशन है वो हो रहा है। और जो आप ये देखिए कि ये जो पोजीशंस बन रहे हैं, अगर हम लोग इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करें, हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन हैं, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसे आपको दिखेगा कि इसके ऊपर स्लाइड क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कभी भी इस हेटेरो एटम पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन इन जगहों पर इसको स्लाइड नेगेटिव, यहाँ पे भी स्लाइड नेगेटिव, यहाँ स्लाइड नेगेटिव, यहाँ स्लाइड नेगेटिव दिख रहा है। तो जो टोटल हमारा जो डीलोकलाइजेशन है, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है चार्ज का, जिसकी वजह से जो है नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ रहे हैं और हेटेरो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है E+ है वो कहीं पर भी इनके ऊपर जा करके क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। अब इसी तरीके से फ्यूरॉन में, इसी तरीके से थायोफीन में भी है। तो आप इसको
प्रैक्टिस करेंगे, फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है, सेम एज पायरॉल। पायरॉल में जैसे अभी मैंने किया है बिल्कुल सेम ऐसे ही आप ऑक्सीजन कंटेनिंग फिरॉन में और थायोफीन में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। तो जो रिएक्टिविटी है इन हेट्रोसाइक्लिक्स की वो इलेक्ट्रोफाइल के प्रति डिपेंड करती है किस चीज़ पे, इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑन द रिंग कार्बन एटम। जैसे कि मैंने कहा कार्बन एटम पे के जो रिंग के कार्बन एटम्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन पर बढ़ रही है और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से या इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ही इलेक्ट्रोफाइल उन एटम्स पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन एटम्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, मेसोमेरिकली इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द हेट्रो एटम्स की वजह से हो रहे हैं और जिसकी वजह से ग्रेटर स्टेबलाइजेशन और ट्रांजिशन स्टेट, यानी जो बीच में आप देख रहे हैं जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। यानी किसी भी जो आयंस बढ़ रहे हैं या कोई भी बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो कितनी ज़्यादा स्टेबल होगी जितने ज़्यादा उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। इसका मतलब कि ये रेजोनेंस यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, जिसकी वजह से ये कार्बन के ऊपर क्या आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और वहाँ पर ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की वजह से या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन के ऊपर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर अटैक कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीनों की। इन तीनों में से ज़्यादा रिएक्टिव होगा कौन सा, वो होगा पायरॉल। पायरॉल इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू अदर टू बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो ट्राईवैलेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के पास, जिसकी वजह से वो उसका मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो ग्रेटर है ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट, यानी वो जितना इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है हमारा पायरॉल रिंग और ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट भी मिलती है अदर दो के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से पायरॉल जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू अदर टू। ठीक है, क्यों, क्योंकि पायरॉल जो है वो इलेक्ट्रॉन तुरंत छोड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रही है सब जगहों पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक कर सकता है। इस वजह से पायरॉल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए तो पायरॉल और ऑक्सीजन और सल्फर तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो पायरॉल ट्राईवैलेंट होता है जबकि ये सब डाईवैलेंट ही हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या कर सकता है, नाइट्रोजन तेजी से अपना जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ फ्यूरॉन वो भी रिएक्टिव है लेकिन पायरॉल से कम है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम बनेगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट भी थोड़ा सा कम होगा और फ्यूरॉन जो है वो लेस रिएक्टिव दैन पायरॉल हो जाएगा। जबकि थायोफीन की बात करें तो वो लेस रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि दो चीज़ें हैं, पहली तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन तो वो तेज़ी से छोड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की कैपेसिटी उसकी कम है सल्फर और नाइट्रोजन से, लेकिन दूसरी बात जो है मेसोमेरिक इफेक्ट भी उसका कम है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्यों कम है, क्योंकि जो सल्फर और कार्बन के पी ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से नॉन इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। नॉन इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने की वजह से मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो स्मॉलर है। मेसोमेरिक इफेक्ट स्मॉलर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी बननी चाहिए सल्फर के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगी वो सबसे कम बनेगी, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। एरोमेटिसिटी तो बढ़ रही थी लेकिन रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कई जगह पे देखा जाता है कि एरोमेटिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑल्सो। अगर किसी की एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ये बात भी यहाँ पर क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है। सो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो पायरॉल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम फ्यूरॉन रिएक्टिव है और सबसे कम हमारा रिएक्टिव कौन सा है, थायोफीन है। जबकि हम एरोमेटिसिटी की बात करें तो थायोफीन इज द मोस्ट एरोमेटिक, ठीक है, और पायरॉल दूसरे नंबर पे और फ्यूरॉन सबसे कम एरोमेटिक था। लेकिन जब हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे तो पायरॉल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा लग रहा है पायरॉल के केस में, उससे कम फ्यूरॉन के केस में और सबसे कम थायोफीन के केस में। तो इसलिए ये थी एरोमेटिसिटी ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द क्या कह सकते हैं आप, पायरॉल, थायोफीन और फ्यूरॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें रिलेटेड, ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। और
जैसा मैंने बताया कि दो इफेक्ट आपको ध्यान रखने होंगे, एक तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट, तो ताकि जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सके कि इसकी एरोमेटिसिटी इन तीनों की जो होगी वो ऑर्डर में किसी होगी, और रिएक्टिविटी की बात करें तो वो भी इनकी ऑर्डर आप जो है वो निकाल सकते हैं और पेपर में लिख सकते हैं। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताने की कोशिश की है। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आओगा। अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।